They say for a gallant spirit, there can never be a defeat. And Shatabdi Avasthi is the live example of it. Imagine yourself of dreaming to fly in the sky and serving the country, being a part of Air Force. And then one random day, you fall off from the terrace. The doctor says that you won't be able to walk again. It will be difficult to stand on your own feet. Your spine is broken and you are under such a condition where the lower part of your body, your legs have stopped functioning. What would you do in such a condition? For me, honestly speaking, I would have started thinking of suicide, or maybe like there's no life beyond it. But Shatabdi Avasthi, she didn't do that. And so she stands out from all of us, being an amazing personality, being an influencer in real sense. She is now an international athlete, gold medalist, winner of the very known show Kaun Banega Crorepati KBC, motivational speaker, social activist. And wait, is there still anything remaining in the list which isn't ticked off? You know what she says? She says, instead of cursing my fate, I powered through life. And I am glad that finally I am able to serve to the country, contribute to the country, even if from a wheelchair. So, welcoming you guys to the fifth episode of Candid Baatcheet. And let's get into the conversation with the very strong and powerful personality, Shatabdi Avasthi, to know more about what she says and what she believes in. इस बात की शुरुआत इस कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में यही पूछकर करना चाहूँगी मैम आपसे कि इतनी पोटेंशियल और इतनी सेल्फ मोटिवेशन आप में आती कहाँ से? क्योंकि अक्सर जब लोगों को अपने लाइफ में कुछ मेजर ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो हार मानना उनके लिए ज़्यादा अनुचित हो जाता है। मैंने ज़िंदगी में खुद से एक ही वादा किया है कि वो पल कभी ना आए मेरी लाइफ में जब मुझे अपने आप से ये बोलना पड़े कि काश मैंने कोशिश की होती। उस काश को मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहती। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में क्या होगा, मेरे करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा या नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। आज मैं जहाँ पे हूँ कल मैं यहाँ से और ऊंचाई पे जाऊँगी, या हो सकता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसा हो कि मुझे फिर से नीचे आना पड़े, जो कि मतलब मेरे साथ में हुआ भी है ऐसा कि मैं एक लेवल पे पहुंची हूँ, उसके बाद में मुझे एक मेजर सर्जरी का मुझे सामना करना पड़ा, जहाँ मुझे फिर से अपने करियर को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। उसके बाद मैं एक लेवल पे पहुंची, उसके बाद फिर से मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ और फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो मुझे नहीं पता कि कल को मेरे साथ में क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगी। आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ पे बने रहूँगी या नहीं बने रहूँगी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ, अपना 100% दूँ, मेरी तरफ से मेरी जो मेरी कोशिश है उसमें किसी तरह की कमी ना आए। इसके बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो मुझे मंजूर है, और अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मुझे मतलब मेरी कोशिश का मुझे फल मिलता तो मुझे फिर से हार नहीं माननी है, मुझे फिर से कोशिश करनी है। मुझे ये सोचना है, मुझे अपना एनालाइज करना है कि कहाँ मेरी कोशिशों में कमी रह गई, और उस कमी को सुधार के दुगने जोश के साथ में, दुगनी मेहनत के साथ में मुझे फिर से आने वाले लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करना है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रही है एंड मुझे लगता है लोग आपसे ज़्यादा रिलेट इसलिए कर पाते होंगे क्योंकि आपकी जो खुद की एक लाइफ की जर्नी जो रही है अभी तक, वो खुद में ही काफ़ी मोटिवेशनल रही है।
तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों में एक ऐसा अंधविश्वास जो आप हटाना चाहते हो। एक बहुत बड़ा भ्रम हम सभी लोग अपने अंदर ये पाल के चलते हैं कि जो किस्मत में होगा वो होगा। मुझे लगता है इसको बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ हो कि कोशिश करने से ही होगा। तो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहती कि किस्मत नहीं होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आपके स्टार्स होते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन जितना जितना अहम रोल आपकी ज़िंदगी में किस्मत का होता है, उससे कहीं ज़्यादा अहम रोल आपकी ज़िंदगी में मेहनत का होता है। किस्मत हो सकता है कि एक बार या 2 बार आपको धोखा दे दे, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा जब किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि किस्मत में है तो ज़रूर मिलेगा और किस्मत में है तो नहीं मिलेगा। किस्मत में हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जैसा बोलते भी हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को पाने की शिद्दत से कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। बस ज़रूरत है अपने अंदर वो विश्वास पैदा करने की, वो एक ललक, एक इच्छा शक्ति पैदा करने की कि आप ठान लें। जैसा बोलते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इंसान तब नहीं हारता जब वो बाहरी तो रूप से हारता है। इंसान तब हारता है जब उसका मन टूट जाता है, जब वो अपने अंदर ये ठान लेता है कि हाँ, मैंने हार मान ली है। तो खुद को नहीं हारना चाहिए, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं। फिर चाहे बाहर की ताकतें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जैसा मैं बोलती हूँ कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वो आपकी गति को धीमा ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बस ज़रूरत है खुद पे विश्वास रखने की और पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे मन के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की। बेशक मैम, किस्मत तो आई ऑल्सो बिलीव दैट किस्मत लिखी जा चुकी है। वी पीपल आर मेंट टू लिव इन प्रेजेंट एंड वी नीड टू कीप गोइंग ऑन, बिकॉज किस्मत एक तरह से देखा जाए तो पास्ट है, इट्स ऑलरेडी बीन रिटन। बट इन सब बातों को थोड़ा साइड रखते हुए, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर हेल्थ कंडीशन, the update about it, the paraplegia condition with which you are dealing. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद लगातार 3-4 सालों तक हमने बहुत कोशिश की ट्रीटमेंट के लिए। हम काफ़ी सारे कंट्रीज़ में भी हमने ट्राई किया। हमने जो लोकल जो देवी-देवता होते हैं, उनके यहाँ पे भी हम लोग गए। हमने कोई जगह नहीं ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे कि हमने कोशिश नहीं की ट्रीटमेंट के लिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैंने सुना था कि न्यूज़ीलैंड के अंदर रोबोटिक लेग्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक रोबोटिक लेग्स हैं, वो एक अपरेटस है जिसको आप यूज़ करके कुछ थोड़ा बहुत, मतलब लाइक आप खड़े हो सकते हो या आप थोड़ा मूव कर सकते हो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत महंगी आती है। कुछ कंट्रीज़ में स्टेम सेल को लेके रिसर्च चल रही है, बट हो सकता है अब वो अगर इसका ट्रीटमेंट आता है तो वो एक चमत्कार की तरह होगा। हो सकता है कि वो 2 दिन के अंदर हम वो सुन लें कि वो चमत्कार हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले 20 साल तक इलाज ना हो। तो फ़िलहाल जो परेशानी है, जो मेरी कंडीशन है, इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है। शायद इस पर मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगी। शायद हम उस एक्सटेंट तक फील ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को थ्रू विच यू आर गोइंग ऑन एंड यू हैव टू डील विद। पर आप एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी है एंड पर अप्रिसिएशन की बात ये है कि you continue to be that same powerful and positive personality throughout the journey consistently. But keeping this major accident incident aside, has there been any failure incident which you would like to share with us? 2017 के दौरान जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि लंदन में आयोजित हुई थी, उसमें मैंने जब भाग लिया था तो मैंने अपनी बेस्ट तैयारी की थी और मैं श्योर थी कि मेरा मेडल ज़रूर आएगा। लेकिन जब मैं टूर्नामेंट में गई इवेंट के लिए, वहाँ पे जो मेरा थ्रोइंग स्टैंड था, हम लोग जो पैरा एथलीट होते हैं, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती, तो जब मुझे थ्रो करना होता है
तो हमारा एक स्टैंड होता है, एक आयरन की एक चेयर होती है जिस पे बैठ के हम लोग थ्रो करते हैं। तो मेरी उस थ्रोइंग चेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस वजह से मैंने जो अपने 3 थ्रो किए वो तीनों थ्रो मेरे फाउल चले गए। मैंने इतनी मेहनत की थी मैंने उस टूर्नामेंट के लिए और मैं श्योर थी कि मेरा मेडल आएगा। वहाँ पे मेरे साथ में ये हादसा हुआ, ये सच में, जबकि इसमें मतलब मैं बोलूँ तो मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे खामियाजा उठाना पड़ा। वो मेरी ज़िंदगी का एक फेलियर था। इसके बाद में भी मेरे संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होते। नवंबर 2018 अक्टूबर 2018 में जब एशियन गेम्स हुए इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, वहाँ पे भी मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी और जिस मीटर पे मेडल लगे थे मेरा उससे भी अच्छा थ्रो निकल रहा था। मैं श्योर थी कि अब तो मेरा मेडल आएगा ही आएगा। वहाँ पे फिर से मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया और जब मैं अपने स्टैंड के ऊपर बैठने जा रही थी, जब मेरा टर्न आया, तो उस स्टैंड की वेल्डिंग निकल गई और वो स्टैंड टूट गया। वो एक ऐसा वक़्त था जब मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, मुझे नहीं समझ में आया कि अब मैं क्या करूँ? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की ऑफ़िशियल्स से कि मुझे टूटे हुए स्टैंड के ऊपर बैठ के थ्रो करने दें, लेकिन उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि ये सिक्योरिटी मेजर्स से सेफ नहीं होगा और आपको इंजरी हो सकती है, हम लोग किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से मैंने अपना मेडल अपनी आँखों के सामने जाता हुआ देखा। ये 2 इवेंट थे ऐसे जहाँ पे कि जो बहुत बड़े इवेंट मैंने खेले और जहाँ पे अगर मैं मेडल लेके आती तो शायद आज मैं किसी और लेवल पे होती। लेकिन दोनों टूर्नामेंट मेरे मिस हुए और बहुत गलत तरीके से, जहाँ पे कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाई। मैं अपनी जो मेरी तैयारी थी उसको मैं दिखा ही नहीं पाई और उसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा अपनी कमेटी के द्वारा। मतलब जो भी लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो चाहते हैं कि आप नहीं आगे बढ़ें, उनके द्वारा बहुत बहुत सारी तरह की बातें बोली गई। कुछ बहुत बहुत गलत शब्द भी मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी जिनको मैं मानती हूँ वाक़ई में कि हाँ, ये 2 इवेंट हैं मेरे ऐसे जो जहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी के फेल्योर हैं। वही बात आती है कि अगर हम हार मानना तो बहुत आसान होता है। अगर मैं उस इवेंट के बाद में हार मान के बैठ जाती तो बैठ ही जाती। लेकिन जो मैंने चीज़ें सुनी हैं, जो बातें मैंने सुनी हैं, मुझे उनका जवाब देना है और जैसे मैंने बोला कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ वक़्त ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपनी अपने अपनी मतलब बातों के द्वारा नहीं, अपने कर्मों के द्वारा आपको उनका जवाब देना होता है। तो और इससे ज़्यादा और उनकी भी मैं बात करूँ तो उनसे ज़्यादा मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है। मैं बिल्कुल, मतलब मैं ये बात बोलूँगी कि मैं उन टूर्नामेंट्स के अंदर मैं परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाई, लेकिन किसी ने अब इस बात को नहीं समझा कि मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी जो क्षमता थी उसको दिखाने का। वो मैंने उनसे सीख ली है कि ये चीज़ ये नहीं हो मेरे साथ में। अब मैं एक एक्स्ट्रा स्टैंड अपने साथ में कैरी करती हूँ, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम, अब जब कभी भी परेशानी आए तो मुझे उसका सामना नहीं करना पड़े। और यही चाहती हूँ भगवान से कि अगले किसी टूर्नामेंट में ऐसा ना हो जहाँ पे मुझे मतलब लगता है कि ठीक है, मेडल आना या नहीं आना वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जो सबसे अच्छी तैयारी करेगा उसे जीतने का हक है और वही जीतना चाहिए। लेकिन मैं मतलब मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं अपना बेस्ट कर पाऊँ और मुझे पता है कि जिस टूर्नामेंट में मेरा बेस्ट होगा वहाँ पे मेरा मेडल आना निश्चित ही निश्चित है। तो बस यही मेरी इच्छा है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि एटलीस्ट मुझे टूर्नामेंट के दौरान, कंपटीशन के दौरान मुझे अपना प्रदर्शन करने का मौका मिले और मैं और अपना अपना बेस्ट कर पाऊँ। आई थिंक जिस बात की तारीफ होनी चाहिए वो तो ये है कि यू डिडंट लेट गो योर हॉबी, your interest in spite of so many hurdles and obstacles in the life, and I think that makes you a winner already in the eye of all of us. आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो एंड यू ओन अ फाउंडेशन नेम शताब्दी अवस्थी फाउंडेशन, सो आई वुड रियली लाइक टू नो सोसाइटी में ऐसे कौन से बदलाव है जो आप इस फाउंडेशन के थ्रू लाना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं बचपन से ही अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती थी और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आसपास होते हुए देखती थी जो मुझे लगता था कि गलत है, ये चीज़ें बदलनी चाहिए। छोटे लेवल पे जैसे हमने मतलब मैं रेड लाइट एरिया की जो गर्ल्स होती हैं मैं उनके बारे में सोचती थी कि उनको किस दर्द से, किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। हमारे शहर में एक कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ पे हम देखते थे कि लड़कियाँ होती थीं वो सज-धज के सँवर के बैठी रहती थीं। तो कहीं न कहीं मुझे उनके चेहरे पे एक वो तकलीफ़ नज़र आती थी कि किस तरह से वो अपने आप को
उनको खुद से समझौता करना पड़ता है। वो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। मैं जब अनाथ बच्चों को देखती थी, मुझे उनके ऊपर बहुत खुद पे मतलब मुझे खुद अपने आप से मतलब मुझे बहुत दुःख महसूस होता था कि क्यों इन बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी है जिसके वो हकदार नहीं हैं। और बचपन से मेरी एक फ्रेंड है प्रिया भारती शर्मा, जो वैसे मुझसे एज में बड़ी हैं, जिनको मैं दीदी बोलती हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। तो हम लोग जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग तब भी ये बातें किया करते थे कि जब हम बड़े हो जाएँगे तो हम कुछ सोशल सर्विस करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे सोसाइटी के लिए। और जैसा फिर मतलब मेरे साथ में हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, और जो मेरा एक सपना था आर्म्ड फोर्सेस जॉइन करने का, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि अब सिर्फ एक ये सोशल एक्टिविज्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू मैं अपनी कंट्री को सर्व कर सकती हूँ, सोसाइटी की सेवा कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि वाकई में हम लोग अपने देश से बहुत कुछ लेते हैं, अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब देने का नंबर आता है, जब हमें कुछ उनको रिटर्न करने का नंबर आता है, तो हम पीछे हट जाते हैं। वहाँ पे हम सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं सवाई माधोपुर से हूँ, जो कि बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत एक पिछड़ा हुआ ज़िला है राजस्थान का। वहाँ पे इतने स्कोप नहीं थे, लेकिन जब 2014 में मैं जयपुर आई, यहाँ पे मुझे पर्याप्त मात्रा में सोर्सेज़ मिले, मुझे संसाधन मिले, मुझे अपना जो एक सपना था देश को सेवा करने का, सोशल एक्टिविटी करने का, उनको मैंने शुरू किया। तो मैं जब इस फील्ड में आई, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। मतलब मेरे काफ़ी सारे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग वाक़ई में होते हैं जो तन, मन, धन से पूर्ण समर्पित होके, पूर्ण समर्पण के साथ में सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो एक समाज सेवा के माध्यम से सिर्फ़ अपनी दुकानें चला रहे हैं, जिनको कोई जॉब नहीं मिली लाइफ़ में, जिनको कुछ और नहीं मिला, जो सक्सेस नहीं हुए, उन्होंने अपना एक एनजीओ खोला और उस एनजीओ के माध्यम से लोगों को पागल बना के, लोगों के वो क्या कहेंगे, उनके सर पे टोपी रख के, किसी तरह से सिर्फ वो समाज सेवा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। इतने सारे लोग ऐसे रहे हमारे देश के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने में। डॉक्टर्स की हम बात करें, हम बैंक ऑफिशियल्स की बात करें, हम पुलिस वालों की बात करें, हम नर्सिंग स्टाफ की, हम सफाई कर्मियों की बात करें, हम उन समाज सेवी संस्थाओं की बात करें जिन्होंने दिन रात एक करके लोगों तक खाना पहुंचाया, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई, मतलब कितना कुछ लोगों ने किया है। और वहीं पे हम उसको मतलब उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक कोरोना वॉरियर अवार्ड के नाम पे आप पैसे लेके लोगों को अवार्ड बांट रहे हो। वो बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत ही निंदनीय है। और इससे निम्नतम स्तर का कार्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन लोग खाली बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं, तो उन्होंने अवार्ड बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अवार्ड के रेट फिक्स कर दिए कि ये अवार्ड आपको 500 रुपये में मिलेगा, ये अवार्ड आपको 1000 रुपये में मिलेगा, ये इंटरनेशनल का अवार्ड है, इस अवार्ड के आपको 1500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद भी मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सिर्फ ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज करके कई सारे तरह के नेशनल नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, और जिसके लिए लोगों से पैसा लिया, क्योंकि उनका डोनेशन बंद हो गया था कोविड की वजह से। जब कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, तो ये एक माध्यम उन्होंने बनाया अपनी दुकानें चलाने का। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में, तो वो अपना एक एनजीओ खोल लेते हैं और उस एनजीओ के माध्यम से लोगों को पागल बना के पैसे कमाते हैं। मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक सोशल एक्टिविस्ट वही होता है, एक समाज सेवी वही होता है, जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा किए, निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ में, चाहे एक ही इंसान की सेवा करे, लेकिन उसके पीछे उसका ये उद्देश्य नहीं होता कि बदले में मुझे क्या मिले। आई कम्प्लीटली अग्री मैम, एंड इनफैक्ट मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने सेल्फलेस होकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक पीपल लाइक यू इज़ द नीड ऑफ नेशन इन टुडेज डेट, बट keeping your powerful and positive personality aside for a bit, I would like to know कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कभी आपको परेशान करते हो, and amidst all this, what still remains as a motivation factor for you? एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है नेगेटिविटी।
मैं जभी भी किसी इंसान को नेगेटिव देखती हूँ या जभी भी किसी इंसान को ज़िंदगी से हार मानते हुए देखती हूँ या जो अपनी मतलब परेशानियों से संघर्ष करने से डर जाते हैं, जो उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करना चाहते, उनको देख के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उनको देख के मतलब मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि क्यों एक इंसान सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ों से हार मान लेता है? क्यों वो कोशिश नहीं करता अपनी उन परेशानियों का सामना करने की, उनसे लड़ने की, उनको हराने की? तो ये एक ऐसी चीज़ है, इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि जभी भी मैं किसी नेगेटिव इंसान को देखती हूँ, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए मोटिवेशन का स्रोत होता है। क्योंकि जब जितना सामने वाला नेगेटिव होता है, उतनी पॉज़िटिविटी मुझे अपने अंदर फ़ील होती है। और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं किसी भी नेगेटिव इंसान की ज़िंदगी से अगर नेगेटिविटी दूर कर पाऊँ, उनको ये समझा पाऊँ कि ज़िंदगी में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है और बिना संघर्षों के ज़िंदगी नहीं होती है। आप को कोई भी परेशानी हो, उससे हार मानने की जगह यह कोशिश करनी चाहिए कि आप उसका सामना करें। और मेरा ये विश्वास है कि जिस दिन आपने ये ठान लिया कि आपको अपनी परेशानी को हराना है, उससे हार नहीं माननी है, तो चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपके सामने पूरी तरह से अपना दम तोड़ देती है। मेरा मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उस कंडीशन में भी जबकि मैं पूरी तरह से उनके ऊपर बोझ बन गई थी मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में, जहाँ पे कि मैं एक गिलास पानी भी अपने आप से नहीं ले सकती थी। मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं उनके ऊपर एक बर्डन हूँ या मैंने उनको एक बहुत बड़ा दुःख दिया है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पैम्पर किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उनके इस प्यार को देख के, उनके इस समर्पण को देख के मैंने अपने आप से एक वादा किया कि जब मेरी फैमिली मेरे लिए इतना कर रही है, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी बदले में उनके लिए कुछ करूँ। मैंने उसी दिन से ये ठान लिया था कि मैं ज़िंदगी में हार नहीं मानूँगी और कुछ ऐसा करके दिखाऊँगी जहाँ पे कि मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर गर्व करे, उन सबको मुझ पर नाज़ हो। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर हैं कविता अवस्थी, वो मेरे लिए एक आइडियल है और मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। It feels so nice to know, मैम, that आप में इतनी ज़्यादा, इतनी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी है कि आप अपने लाइफ के हिंड्रेंस को, अपने हर्डल्स को, अपने चारों तरफ की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने पर विश्वास रखती हो और करके दिखाती हो. And my appreciation goes for your family as well. I think family की definition वही है, and they stood beside you in all those ups and downs. So my appreciation goes out for them as well. But how has been the reaction of the people around you? I mean, the society. एक आम इंसान, चलता फिरता हुआ इंसान जब अचानक से व्हीलचेयर के ऊपर आ जाता है, तो वो सबसे मुश्किल होता है अपने आप को सँभालना, अपने आप को ये विश्वास दिलाना कि अब आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं है, अब सब कुछ बदल चुका है। अब आप फिर से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हो, ज़िंदगी भर आपको चलने के लिए एक व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तरह के कुछ मानसिक मैं कहूँगी बाधाएँ होती हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती हैं, आपको समझने के लिए, आपको अपने आप को सँभालने के लिए। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जब हम बात करें अगर सामाजिक परिवेश की, तो सभी तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ लोग बहुत पॉज़िटिविटी के साथ में आपसे मिलते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव माइंड के होते हैं, कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल होते हैं, जिन्हें किसी के सुख या दुःख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे कि मैंने बहुत तरह की डिफरेंट लोगों का मैंने सामना किया है। जब एक्सीडेंट मेरा हुआ था तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो घर पे आते थे और बोलते थे कि हाँ मतलब जेन्युइनली जिनको दुख होता था कि बुरा हुआ है लड़की के साथ में और उनकी मतलब यही उनकी दुआ रहती थी कि भगवान करे ये जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर पे आके मेरे सामने मेरे मुंह पे ये बात बोलते थे कि ऐसे बच्चे तो माँ-बाप के लिए अभिशाप होते हैं, बोझ होते हैं, इन्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। अब कौन इससे शादी करेगा? क्या होगा इसकी ज़िंदगी में? ये तो एक बोझ बन गई है। इससे तो बहुत अच्छा होता अगर जब इसका एक्सीडेंट हुआ था ये उसी वक़्त मर जाती। तो ये सब तरह की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में और इनको हमें लेना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। ये चीज़ें आपको तोड़ती है या फिर आपको और मजबूत बनाती हैं। तो मेरे लिए मेरे केस में मैं बोलूँगी कि ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स थे, जो इस तरह की बातें थी, इन्होंने कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट किया।
अपनी लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगा कि ये जो नज़रिया है लोगों का, ये बदलना चाहिए। अगर आप दिव्यांग हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। आपको पूरा हक है कि आप एक डिग्निटी के साथ में एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। और जब मैं इस तरह की बातें मेरे कानों में पड़ती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इनको इन सभी को जवाब देना है। और जवाब कई बार ऐसा होता है कि जवाब आपको जब आप सिर्फ बातों के द्वारा नहीं दिए जाते, आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पे कि आपके कर्मों के द्वारा आप सामने वाले को जवाब दे सको। तो वही लोग जो एक वक्त पे ये बोलते थे कि ये लड़की मर जाती तो अच्छा रहता, आज वो लोग आके ये बात बोलते हैं कि भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। और ये मैं मानती हूँ कि मेरे लिए एक ऐसे देश में जहाँ पे आज भी कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा की जाती है, लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं माना जाता, हर क्षेत्र में उन्हें कमतर मापा जाता है, उस जगह पे अगर कोई आपको इस तरह से बोलता है, एक दिव्यांग होने के बावजूद अगर आपको ये बात बोली जाती है कि भगवान ऐसी बेटी सभी को दे, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है और मैं इसको सबसे बड़े कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेती हूँ। I agree. नेचर में देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ बैलेंस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर अच्छे हैं तो बुरे भी है, बुरे हैं तो अच्छे भी है. But now hopping from this accident phase to the achievement phase of your life, being an international athlete, would you like to share the experience and journey with us? मेरा स्पोर्ट्स का सफ़र अक्टूबर 2016 रियो पैरालंपिक्स के बाद शुरू हुआ था, जहाँ पे मैंने अपना पहला टूर्नामेंट दिसंबर के अंदर स्टेट चैम्पियनशिप थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ पे मैंने पहली बार 3 गोल्ड मेडल जीते थे शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो के अंदर। जो एक मैं कहूँ कि अगर इनिशियली मुझे एक बूस्टअप करने वाली चीज़ थी, वो थी क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही थी। जब स्टेट टूर्नामेंट में मेरे मेडल्स लगे तो मुझे खुद पे एक विश्वास हुआ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। इसके बाद मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल हुई जहाँ पे कि मुझे बिना नेशनल में पार्टिसिपेट किए इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। क्योंकि मार्च 2017 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री होने जा रही थी, जिसकी ट्रायल्स जनवरी के अंदर थे। और जब दिसंबर में मेरे मेडल लगे तो मुझे मौका मिला कि मैं वो ट्रायल दे पाई। और उन ट्रायल्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे मार्च 2017 में अपना पहला टूर्नामेंट खेला, जहाँ पे मैंने अपनी कंट्री के लिए सिल्वर मेडल जीता। वो पहले मेरे पहले टूर्नामेंट में मुझे मेडल मिला, ये एक बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात थी। इसके साथ ही साथ एक मुझे बहुत मोटिवेट करने वाली ये चीज़ थी कि मुझे विश्वास हुआ था कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ। इसके बाद मैंने अपनी मेहनत करना जारी रखा और नवंबर 2017 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में मैंने भाग लिया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने 2018 में एशियन गेम्स के अंदर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ ही बर्लिन के अंदर मैंने शॉट पुट में ब्रोंज मेडल जीता। उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड में 2019 के अंदर मैंने शॉट पुट और जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता। और इटली के अंदर मैंने शॉट पुट में ब्रोंज मेडल जीता और जैवलिन के अंदर मैंने पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। और इसके साथ नेशनल लेवल पे मैं लगातार 4 सालों से चैम्पियन रही हूँ। अभी हाल ही में 2021 के अंदर बेंगलोर में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे मैंने शॉट पुट और जैवलिन थ्रो के अंदर मैंने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही स्टेट लेवल पे मैं मेडल्स जीतती आई हूँ। और मेरी बस यही तमन्ना है कि जितनी मतलब मैं आने वाले सालों में बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर देश के लिए मेडल जीतूँ। Well, best wishes from our side as well. एंड इतना तो हम जान गए हैं कि यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सनैलिटी जिनको कोई भी मुसीबतें या चैलेंज से डर नहीं लगता. बट हाउ हैज़ द पैंडमिक अफेक्टेड योर जर्नी बीइंग एन एथलीट? 2019 में इटली में आयोजित हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री में मैंने जैवलिन थ्रो के अंदर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था पैरालंपिक्स के लिए। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि जब मेरी तैयारी चल रही थी, कोरोना महामारी का संपूर्ण विश्व को सामना करना पड़ा। और उस टाइम पे लॉकडाउन भी था। और क्योंकि मेरी जो मतलब मैं एक दिव्यांग हूँ और मेरा इम्यूनिटी लेवल एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, तो मुझे डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया था कि आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करने हैं
ऑफिस से भी मुझे हमें वर्क फ्रॉम होम मिला था, इसलिए मेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ एकदम बंद हो गए थे और घर पे रह के मैं एक प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर सकती थी। इस वजह से मुझे अपना ओलंपिक छोड़ना पड़ा, जो एक बहुत तकलीफ वाली बात थी, बहुत बड़ा सदमा था। हर खिलाड़ी के लिए होता है जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और आप उसमें नहीं खेल पाते, स्पेशली ओलंपिक्स के लिए जो जिससे खेलना एक हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सिर्फ एक खिलाड़ी ही होता है जो ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखता। अगर हम एक टूर्नामेंट में नहीं जीतते तो भी अगले दिन से ही हम फिर से नए टूर्नामेंट की तैयारी करना शुरू हो जा कर देते हैं। तो क्या हुआ, अगर मेरा एक ओलंपिक मिस हुआ, मैं फिर से तैयारी करूँगी, उसी जोश के साथ मेहनत करूँगी और अगले ओलंपिक्स में पूरी कोशिश करूँगी कि अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँ। फिलहाल मेरा जो फोकस है वो अगले साल आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, जो कि 2022 में होने वाले हैं। ये 3 बड़े टूर्नामेंट एक साल अगले साल होने जा रहे हैं और इसमें जो मेरा मेन जो लक्ष्य है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर है। I said in the very beginning, for a gallant spirit, there can never be a defeat. But still, I would like to know कि ये journey start कहाँ से हुई of being an athlete? Because as much as I remember, आपकी पहली public appearance was on the show called कौन बनेगा करोड़पति, KBC, well known among every one of us. So this journey of athlete, was it after the show or was it there always before the show and we come to know about it after the show? मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती थी, आर्म्ड फोर्सेस जॉइन करना चाहती थी। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा जो सपना था सेना में शामिल होने का, वो मेरा सपना टूट गया। और जो मुझे हमेशा रह रह के मुझे तकलीफ़ देता था, एक कसक मेरे अंदर उठती थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो जब मेरा कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद लोग मुझे जानने लगे, मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली। वहाँ पे उसके बाद में मैंने सोशल सर्विस करना स्टार्ट किया कि एटलीस्ट मैं सोशल सर्विस के माध्यम से अपने देश की सेवा कर सकूँ। तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था कि लेकिन क्योंकि मेरा जॉब भी इतना हेक्टिक होता है, मैं पूरा टाइम नहीं दे पाती थी उसमें। पर फिर भी जितना पॉसिबल मेरे लिए था, मैं मुझे जब भी समय मिलता था, मैं अपने आप को सोशल सर्विसेज में व्यस्त कर लेती थी। लेकिन फिर भी जो एक बात थी जो मुझे परेशान करती थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अपनी कंट्री के लिए। तो जब हमने देखा कि रियो ओलंपिक्स के अंदर पैरा स्पोर्ट्स में 4 मेडल कंट्री को मिले, जबकि एबल समर ओलंपिक्स के अंदर नॉर्मल ओलंपिक्स में सिर्फ हम 2 ही मेडल जीत पाए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ पे मुझे लगा कि शायद एक स्पोर्ट्स मुझे भी करना चाहिए। हालाँकि मैंने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में सुना था और जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, तो हम पढ़ते थे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन मेरा कभी स्पोर्ट्स का एक्सपोज़र नहीं रहा था। तो मुझे नहीं कभी लगा था कि मैं भी स्पोर्ट्स कर सकती हूँ। लेकिन जब इतने हाई लेवल पे इंडिया के अंदर पैरा स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर रियो ओलंपिक्स, और जहाँ पे दीपा मलिक मैम ने पहली वो महिला बनी भारत के लिए मेडल लेके आने वाली, पहली पैरा एथलीट बनी, तो उनसे मैं बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिला। और उसी बीच मेरी मुलाकात में हमारे कोच श्री महावीर सैनी जी से हुई, जिन्होंने मुझे एथलेटिक के लिए मोटिवेट किया। मैं उससे पहले मैं आर्चरी मैंने शुरू किया था, तीरंदाजी के माध्यम से मैंने अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत की थी। लेकिन जब मेरे कोच से मेरी मुलाकात हुई तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मतलब उनको शायद मेरे अंदर एथलेटिक्स के लिए ज़्यादा टैलेंट नज़र आया। उन्होंने मुझे एथलेटिक्स में आने के लिए बोला कि यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हो और यहाँ पे आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनकी सलाह मान के मैंने एथलेटिक्स करना शुरू किया और जिस दिन से शुरू किया तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाकई अब बिल्कुल नहीं रुकी. The journey of your life has been an evidence of it. I don't want to ask this intentionally, but how your paraplegia condition has affected the athlete part of your life. जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया उस वक्त मेरी उम्र 31 साल थी और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि पिछले 12 सालों से मैं बेड के ऊपर थी। कहने का मतलब मैं एक्टिव नहीं थी, मैं व्हील चेयर के ऊपर थी और जो मतलब बॉडी होती है वो मेरी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी थी। अपने आप को मतलब मैंने इस फॉर्म में ढाल लिया था कि हाँ मुझे व्हील चेयर के ऊपर ही रहना है। तो इस कंडीशन में अपनी बॉडी को स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बनाना, एक्टिव बनाना, वो एक सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था, जो वाकई में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता है।
मुझे अपने सिर्फ 50% बॉडी के सहारे मुझे अपना 100% देना होता था। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे एक एक किलो के डंबल उठाने से मैंने शुरू किया था और वहाँ भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और जब मैं बताना चाहूँगी कि जब पहली बार मैंने इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट खेला था और वहाँ पे मैंने अपनी कंट्री के लिए सिल्वर मेडल जीता, और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ शताब्दी अवस्थी फ्रॉम इंडिया, वो एक लाइन है जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। और मतलब मुझे लगता है कि वो चीज़ थी जहाँ पे मेरा जो सपना था अपने देश को सर्व करने का, अपने देश की सेवा करने का, उस सपने को मैं किसी हद तक पूरा कर पाई थी। तो वो लाइन मैं बार-बार सुनना चाहती हूँ, हर बार सुनना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। जभी भी मुझे लगता है कि मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सिर्फ़ वो लाइन अपने दिमाग में सोचती हूँ कि नहीं, मुझे मेडल लेके आना है इंटरनेशनल लेवल पे, और मुझे फिर से अपने देश के साथ में अपना नाम सुनना है, मुझे फिर से इंडिया की जर्सी पहननी है। तो फिर से मतलब हम लग जाते हैं, जुट जाते हैं अपनी तैयारी के अंदर। और तकलीफ़ होती है, डेफ़िनेटली तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर ज़िंदगी में संघर्ष ही ना हो तो फिर जीत का क्या मज़ा? बिल्कुल, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर इज द विल देयर इज द वे। लोग खामियां निकालते रह जाते हैं और जिनको करना होता है वो कर जाते हैं, एंड यू आर अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। आप में वो विलिंगनेस थी that you wanted to contribute to the nation in your best possible way, and you succeeded in doing that. I would like to know that who is that person who has been the closest to you in this journey of your life till this day? मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा है जो मुझसे बेहतर जानता है तो वो मेरे दोस्त हैं। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मेरे दोस्त हैं, जिनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सच्चे रूप से कमाई है, अपने मतलब जिसके लिए मैं गर्व महसूस करती हूँ खुद पे, या मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, वो है दोस्ती। दोस्ती है जो मुझे भरपूर मात्रा में मिली है। हमने देखा है जनरली कि लोगों के 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन मेरे 5-6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और सभी लोग ऐसे हैं जो हर वक़्त मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि हम लोग एक दिन में कितनी साँसें लेते हैं या किसकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, हर छोटी से छोटी या हर बड़ी से बड़ी चीज़ हम लोग शेयर करते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दुनिया के जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, वो मुझे दोस्त के रूप में मिले हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो आप फैमिली के साथ में शेयर नहीं कर सकते। माना कि मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, या जो एक्सीडेंट मेरा हुआ है उसको मैं एक पॉज़िटिव वे में लेती हूँ, लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते एक मुझे भी कभी-कभी नर्वस ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है ज़िंदगी में और मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। कुछ कुछ इस तरह के थॉट्स कभी-कभार 6 महीने में, 7 महीने में मेरे दिमाग में आते हैं। तो ये इस तरह की बातें होती हैं जो मैं अपनी फैमिली के साथ में शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं उन्हें ये बातें बोलूँगी तो उन लोगों को तकलीफ़ होगी, और जो मैं तकलीफ़ उनको नहीं देना चाहती। तो इस कंडीशन में मेरा जो सपोर्ट करते हैं वो मेरे दोस्त सपोर्ट करते हैं। बहुत छोटे टाइम के लिए ऐसा होता है जब मैं नर्वस होती हूँ, कुछ 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 टाइम के बाद में मैं फिर से नॉर्मल हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, जभी भी मुझे ज़रूरत होती है, जभी भी मुझे लगता है कि मुझे कोई अपनी बात शेयर करनी है, या मुझे कुछ सजेशंस लेने हैं, मुझे कुछ वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे किसी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे दोस्त हैं जो हर वक़्त, हर पल मेरे साथ में मैं जिनको खड़ा हुआ पाती हूँ। Speaking honestly, it would be so difficult for me to express in words how wonderful this conversation has been. कितना कुछ मुझे सीखने को मिला, and I'm grateful that you agreed for that. So, any message or words which you would like to share at this moment? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और हम लोग काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जब हम जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये महसूस की कि जो लोग मेरी कंडीशन में थे, वो लोग ज़िंदगी से हार मान चुके थे। उन लोगों ने एक इच्छा शक्ति अपनी छोड़ दी थी, उन्होंने ज़िंदगी के प्रति आशा छोड़ दी थी अपनी। वो एक बोझ की तरह से अपनी लाइफ़ को बिता रहे थे। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऑलरेडी अपने घरवालों के लिए दुखों का एक कारण बनी हूँ,
और इस परिस्थिति में अगर मैं रोती हूँ या मैं अगर परेशान होती हूँ तो मैं उनकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। तो मैंने ये ठाना था कि मैं कभी मेरी जो तकलीफ़ है मैं उसको लेके कभी रोऊँगी नहीं, कभी परेशान नहीं होऊँगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरे अंदर जो क्षमताएँ हैं मैं उनसे कभी रूबरू नहीं हो पाती। मैं अगर बात करूँ तो एक्सीडेंट से पहले मैं बहुत एक रिज़र्व नेचर की लड़की हुआ करती थी, जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपनी दुनिया में ही रहती थी। जिसके बस कुछ दोस्त थे जिनके सामने ही वो खुलती थी, वरना वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे खुद को समझने का मौका मिला, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं कितनी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकती हूँ। और शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरे अंदर इतनी क्षमताएँ हैं, कि जब मतलब हम देखते हैं कि आजकल बहुत जल्दी लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। अगर रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं, अगर एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो सुसाइड कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी-छोटी, जो जिनमें उनको अगर सक्सेस नहीं मिलती तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं नहीं मानती कि आपको कोई भी हक दिया है भगवान ने ज़िंदगी ख़त्म करने का। ज़िंदगी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है और एक ही ज़िंदगी मिलती है। इसको पूरा जी खोल के, जी भर के जीना चाहिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की। मैं मानती हूँ कि संघर्ष हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब आप उन संघर्षों को का सामना करके, उन पे जीत हासिल करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तो एक जो खुशी होती है अपने ऊपर एक जो विश्वास होता है, जो आत्मविश्वास होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है और ज़िंदगी जीने का जो एक सुकून होता है, जब आप किसी भी परेशानी को जीत के आते हैं, तो वो बहुत एक सुखद अनुभूति होती है। तो अपनी लाइफ़ को पूरा खुल के जिएँ, एन्जॉय करें अच्छे से, कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें, जिससे आपको जिससे कि मतलब आपको खुद से नज़रें ना, मतलब ऐसा मौका आए कि आप अपने आप से नज़रें ना मिला पाओ। इसके अलावा आप जो भी करो, जी भर के करो, जी खोल के करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। हर इंसान को हक होता है खुश रहने का, खुशियाँ बाँटने का, खुशियाँ बटोरने का। तो सबसे ज़रूरी है कि आप वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ वक़्त अपने लिए निकालें। चाहे आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स करें, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनें, आप वॉकिंग करें, आप शॉपिंग करें, आप टॉकिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपको सुकून मिलता है। कुछ वक़्त अपने लिए निकालें और अपनी ज़िंदगी के संघर्षों के बारे में सोचें और जब उसके साथ में अपनी क्षमताओं के बारे में सोचें कि आपके अंदर कितनी क्षमताएँ हैं। यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और बहुत आसानी से, बहुत सुख और चैन के साथ में आप इसको बिता पाएँगे। Thank you so much, ma'am, for these wonderful words. It's very true. We need to live our life to the fullest, and self love, self time, everything is equally important as the other things. With this, we come towards the end of the conversation. If you found this conversation to be helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Also, do comment down what are the hurdles you are going through in your life and what way you are approaching to pass it, or how you just passed it if it's a past. And also, very important, the third wave of COVID is about to approach, so don't forget to take the necessary precautions and stay home, stay safe.